नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले जोधपुर से। जोधपुर जिले में एक बसनी चरण नाम का गांव पड़ता है और इसी बसनी चरण गांव में रहने वाली कमला देवी जो कि एक विधवा महिला होती है। एक साल पहले इसके पति विनोद की किसी कार दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से कमला देवी बिल्कुल टूट जाती है। लेकिन कमला देवी हिम्मत नहीं हारती है। कमला देवी इसी गांव के अंदर इस गांव के बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। इसके पास शाम के समय से 10-15 बच्चे जो है पढ़ने आया करते और 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पढ़ाया करती थी। इन बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी और उनसे जो कमाई होती थी उसी से अपने घर का गुजारा बसारा चलाया करती थी। कमला देवी के पास घर के नाम पर केवल 2 कमरे होते हैं। इन कमरों के दरवाजे तक नहीं होते हैं। घर का मुख्य दरवाजा जरूर होता है और इस घर की 4 दीवारें भी इतनी ऊंची नहीं होती हैं। अब कमला देवी के परिवार में इसकी एक सासू होती है जिसका नाम विजयवती होता है और इकलौता ही इसका एक देवर होता है जिसका नाम रिंकू होता है। रिंकू की उम्र लगभग 17 साल के आसपास की होती है। रिंकू इस समय अपनी 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा होता है। रिंकू एक ऐसा लड़का होता है जो काफी बदमाश किस्म का लड़का होता है। वे अक्सर आए दिन रोज लड़कों के साथ झगड़े किया करता था, जिसकी वजह से इसकी माँ विजयवती और इसकी भाभी जो कमला देवी होती हैं इससे काफी परेशान हो जाती हैं। लेकिन विजयवती अब सोचने लगती हैं कि जिसकी जो बहू कमला है क्यों ना इसी की शादी जो है रिंकू के साथ करवा दी जाए। और इस तरह से विजयवती अब अपनी बहू कमला को कहने लगती है कि कमला देखो, तुम्हारी इतनी उम्र ज्यादा नहीं है और तुमने दूसरी शादी भी नहीं की है। मैं चाहती हूँ कि 2 साल के बाद जैसे ही रिंकू की उम्र जो है पूरी हो जाएगी, इसके बाद मैं तुम्हारी शादी रिंकू के साथ करवा दूंगी। अब जैसे तैसे करके विजयवती अपनी इस बहू को मनाने में कामयाब हो जाती है। 3-4 महीने का वक्त गुजरने के बाद विजयवती एक दिन अपने बेटे रिंकू को कहने लगती है कि बेटा, जैसे ही तू जो है 20 साल का हो जाएगा, तेरी शादी जो है तेरी भाभी कमला के साथ करवा दूंगी। अब जैसे ही रिंकू इस बात को सुनता है तो हैरत में पड़ जाता है। अपनी माँ को कहने लगता है कि मैं भाभी के साथ कभी भी शादी करने वाला नहीं हूँ। और इस तरह से विजयवती काफी परेशान हो जाती है। लेकिन 1-2 साल का वक्त गुजरने के बाद विजयवती अपने बेटे रिंकू को ऐसे तैसे शादी के लिए मना लेती है और इस तरह से अब विजयवती का मन शांत हो जाता है। विजयवती अब सोचने लगती है कि उसकी बहू जो कमला है अब इस लड़के के साथ खुश रहने लग जाएगी। और इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं। लेकिन विजयवती नहीं जानती थी कि आने वाले भविष्य में इसकी बहू कमला देवी के साथ बहुत ही बड़ा एक कांड होने वाला था। इसके बारे में ना तो विजयवती जानती थी और ना ही कमला देवी जानती थी। और इस तरीके से तारीख आ जाती है 4 दिसंबर 2025। दिन के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है। कमला देवी ने सभी बच्चों को ट्यूशन देने के बाद उन बच्चों की छुट्टी कर दी थी। और इसके बाद कमला देवी पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती हैं। जैसे ही पूरा परिवार खाना खाता है और खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट जाता है तो रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। और फिर इसके बाद कमला देवी अपने कमरे में लेटती हुई चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसी समय इसकी सास विजयवती की आंख खुल जाती है। विजयवती जैसे ही कमला के पास आती है तो पूछने लगती है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण तुम चिल्ला रही हो। कमला देवी अपनी सास विजयवती को कहने लगती है कि हमारे घर के अंदर एक भूत रहता है जो कि मेरा पति है। भूत बनकर मेरे सपनों में आता है, मुझे डराता रहता है। विजयवती कहने लगती है कि सपने में तो भूत आते रहते हैं, तुम में इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम आराम से लेट जाओ, तुम्हारे पास मैं लेट जाती हूँ। इस तरह से विजयवती अपनी बहू कमला के पास लेट जाती है और पूरी रात गुजर जाती है। अब जैसे ही अगला दिन आता है तो अगले दिन कमला भी अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है, विजयवती भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और फिर कमला देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही कमला देवी का दरवाजा घर का खोलती है तो वे देखती है एक सुरेश नाम का लड़का जिसके सामने खड़ा होता है। सरोज जो कि दूध बेचने और खरीदने का काम किया करता था। सुरेश इनके घर पर 1-2 लीटर दूध रोज शाम को देने आया करता था और आज सुरेश इस महिला को दूध देने के लिए 1 लीटर दूध देता है। और जैसे ही कमला देवी 1 लीटर दूध को लेकर घर के अंदर चलने लगती है तो सुरेश इस महिला कमला देवी की आवाज इन्हें लगाता है और कहने लगता है कि भाभी जी, आज के बाद मैं तुम्हें हमारी दुकान पर दूध लेना आना पड़ेगा क्योंकि मैं अब किसी के घर पर भी दूध देने नहीं जाने वाला हूँ। अब यहाँ पर महिला कमला देवी कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी दुकान पर दूध लेने के लिए आ जाया करूंगी। और इस तरह से सुरेश यहाँ से दूध लेने के बाद इनके घर से निकल जाता है। अब जैसे ही अगला दिन आता है तो शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। कमला देवी सोचने लग जाती है कि आज तो सुरेश दूध देने वाला नहीं है, मुझे ही उसकी दुकान पर दूध लेने के लिए जाना पड़ेगा।
इसके बाद कमला देवी अपने घर से बर्तन लेती है। बर्तन लेकर सुरेश की दुकान पर दूध लेने के लिए निकल जाती है। आज सुरेश की दुकान पर सुरेश और उसका दोस्त पवन बैठा हुआ होता है। दोनों लड़के जैसे ही इस लड़की महिला को देखते हैं, कहने लगते हैं महिला तो काफी खूबसूरत है। और इसके बाद ये महिला कमला देवी जैसे ही इन दोनों लड़कों के पास आती है और कहती है कि मुझे 1.5 लीटर दूध दे दो। इसके बाद पवन नाम का लड़का इसको 1.5 लीटर दूध देता है और फिर महिला जो कमला देवी होती है 1.5 लीटर दूध लेकर अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद घर का खाना वगैरह बनाती है। खाना बनाने के बाद अपने पूरे परिवार को खाना खिलाती है। इसके बाद पूरा परिवार जो है दूध भी पीता है और पीने के बाद परिवार के तीनों सदस्य अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। इसके कमरे में विजयवती इसके पास लेटा करती थी, जबकि उसका देवर रिंकू अलग कमरे में लेटा करता था। अब जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो परिवार के तीनों सदस्य को गहरी नींद आ जाती है। और फिर इसके बाद जैसे ही रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर कमला देवी के कमरे में एक भूत प्रवेश कर जाता है। ये भूत जैसे ही घर के कमरे के अंदर जाता है तो फिर कमला देवी के पास चला जाता है और इसके बाद कमला देवी के साथ भूत गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। लेकिन कमला देवी को पता नहीं चलता है। कमला देवी इतनी गहरी नींद में होती हैं कि मानो वह बेहोश हो चुकी होती हैं। और ये भूत तब तक गलत काम को करता है तब तक इस भूत का मन नहीं भर जाता है। ये भूत इसके गलत काम को अंजाम देकर चला जाता है। दूसरी तरफ कमला देवी को पता तक नहीं चलता है। जैसे इस भूत का काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद ये भूत बड़ी आसानी से इसके घर से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही सुबह का वक्त होता है, सुबह के समय जब इस महिला कमला देवी की आंखें खुलती हैं तो कमला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमला देवी देखती है कि उसके तन बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं है। जितने उसके शरीर पर कपड़े होते हैं वह सारे नीचे फटे पड़े हुए होते हैं। और कमला देवी तुरंत समझ जाती है उसके साथ रात किसी ने गलत किया है। 1 मिनट के तो कमला देवी सोचने लग जाती है कि ये काम शायद उसके देवर रिंकू ने किया है। और इसके बाद जल्दी जल्दी में ये महिला अपने कपड़े पहनती है और कपड़े पहनने के बाद अपनी सास विजयवती को जगाती है और अपनी सास विजयवती को कहने लगती है कि माँ जी, मेरे आज मेरे साथ गलत काम हुआ है। ये गलत काम कोई और नहीं कर सकता। ये जरूर तुम्हारे बेटे रिंकू ने मेरे साथ गलत काम किया है। विजयवती कहती है कि मेरा बेटा रिंकू बदमाश जरूर है लेकिन वह ऐसा काम नहीं कर सकता। इसके बावजूद विजयवती अपने इस कमरे से बाहर निकलती है और अपने बेटे रिंकू के पास जाती है। रिंकू भी गहरी नींद में सोया हुआ था। रिंकू को गहरी नींद आ जाती है। विजयवती अब अपने बेटे रिंकू को पूछती है कि बेटा रिंकू, तुम रात के समय हमारे कमरे में आए थे क्या? तभी रिंकू कहने लगता है कि मैं तो किसी कमरे में नहीं गया था, मैं यहीं सो रहा था, अपने कमरे में लेटा हुआ था। मुझे बहुत गहरी नींद आ चुकी थी। आज रात तो मैं पेशाब करने भी नहीं उठा था। अब जब विजयवती सोचने लग जाती है कि हमारे कमरे के अंदर भूत प्रेत का साया है, विजयवती सोचने लग जाती है कि 1 साल पहले उसके पति विनोद की मौत हो चुकी है और शायद विनोद भूत बनकर अपनी पत्नी के साथ गलत काम करता है। क्योंकि विजयवती एक ऐसी महिला होती है जो अंधविश्वासी और होती है। वह सोचने लग जाती है ये काम जरूर उसके पति का है। और इस तरह से विजयवती अपनी बहू के पास जाती है। कमला को कहती है कि कमला, तुझे सपने में तेरा पति दिखाई देता है। तेरे सपने में जब तेरा पति दिखाई देता है तो वह तेरे साथ रात के समय इस गलत काम को करता है। लेकिन कमला देवी मानने को तैयार नहीं होती है। कमला देवी कहने लगती है कि माँ, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ है। ये जरूर रिंकू ने मेरे साथ किया है। लेकिन जैसे तैसे करके विजयवती होती है अपनी बहू को समझा देती है और कहने लगती है कि ये काम मेरे बेटे रिंकू ने नहीं किया है। और इस तरह से बात आ गई तो लेकिन मामला कमला को नहीं जानती आगे चलकर भविष्य में उसके साथ इससे भी पूरा बड़ा कांड होने वाला है। कि कई दिन बीत जाते हैं। एक वो तारीख आई जाती है 10 दिसंबर 2025 का दिन। शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है। कमला देवी के पास कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। कमला देवी हिम्मत करके मेहनत लगन से इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। और जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है, शाम के करीब 7 बजे का 7:30 बजे के वक्त हो जाता है, फिर कमला देवी इन सारे बच्चों को कहती है कि अपने अपने घर पर जा सकते हो। और इसके बाद ये सारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं और अपने घर पर चले जाते हैं। 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। इसके बाद कमला देवी अपने देवर रिंकू को हवाएं लगाती है और रिंकू जैसे इसके पास आता है तो रिंकू इस महिला को अजीब तरीके से देखने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन उसी समय कमला देवी अपने देवर रिंकू को कहने लगती है कि रिंकू, घर के अंदर एक बर्तन रखा हुआ है, उस बर्तन को लेकर दूध की दुकान पर चले जाओ और वहां से 2 लीटर दूध लेकर आओ। रिंकू अपनी भाभी की बात को मानता है। देखता हुआ उस नजर बर्तन उठाता है। बर्तन लेकर वह दूध की दुकान पर चला जाता है।
2 लीटर वहाँ से दूध लेता है और दूध लेकर वहाँ अपने घर पर वापस आ जाता है। इसके बाद जो है कमला देवी है वे अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। कमला देवी आज भी अपने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है। रात के करीब 8 बजे के आसपास परिवार के तीनों सदस्य यानी कि विजयवती, साथ में रिंकू और फिर उसके साथ महिला कमला देवी मिलजुल कर खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद कमला देवी अपने पूरे परिवार के लिए दूध गर्म करती हैं। दूध गर्म करने के बाद वे अपनी सास को 1 गिलास दूध देती हैं और इसके बाद 1 गिलास दूध लेकर अपने देवर रिंकू के कमरे में चली जाती हैं। रिंकू को भी दूध दिया जाता है। रिंकू दूध जरूर लेता है लेकिन अपनी भाभी की तरफ गंदी नजर से लगातार देखता रहता है। तभी कमला देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि जरूर रिंकू ने उसके साथ गलत काम किया है। आखिर ये महिला अब इस कमरे से बाहर निकलती है, खुद भी दूध पीती है और अपनी सास विजयवती के कमरे में जाकर लेट जाती है। करीब 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है और देखते ही देखते परिवार के तीनों सदस्यों को बहुत गहरी नींद आ जाती है। जैसे ही परिवार के तीनों सदस्यों को गहरी नींद आ जाती है तो रात के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास फिर से आज रात भूत इनके घर में प्रवेश करता है। जैसे ही भूत इनके कमरे में आता है तो कमरे में आने के बाद इस महिला कमला देवी के साथ आज भी अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। जैसे जैसे ये भूत इस महिला के साथ गलत गलत काम को करता है तो कमला देवी को जरा सी इस बात के बारे में पता तक नहीं चलता है। कमला देवी ऐसी पड़ी हुई रहती है मानो वो बेहोश पड़ी हो। इसको इस बात तक एहसास नहीं होता है कि ये भूत इस गलत काम को कर कर चला जाता है। और जैसे ही भूत की सारी इच्छा पूरी हो जाती है तो ये भूत इसी कमरे से बाहर निकलता है और फिर बाहर चला जाता है। जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है तो सुबह के करीब 5 बजे के आसपास कमला देवी की आंख खुलती है। कमला देवी की आंख आज भी फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि आज भी कमला देवी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और आज वो फिर रात के समय उसने कपड़े पहन रखे थे वे सारे कपड़े फटे हुए पड़े होते हैं। और इस तरह से जो महिला कमला देवी होती है उसी समय रोना शुरू कर देती है। अपनी सास विजयवती को कहने लगती है, मेरे साथ हर रोज रात के समय गलत काम होता है। लेकिन विजयवती आज भी अपनी बहू कमला को कहती है कि तुम्हारे सपने के अंदर तुम्हारा पति विनोद आता है और वह जरूर वही तुम्हारे साथ कुछ गलत काम करता है। लेकिन कमला देवी मानने को तैयार नहीं होती हैं। कमला देवी आज भी अपनी सास विजयवती को कहती है कि तुम्हारा छोटा बेटा रिंकू रोज रात के समय मेरे गलत साथ गलत काम करता है और आज अगर ऐसा होता रहा तो मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगी। लेकिन विजयवती अपनी बहू कमला को समझाती है, कहती है कि मुझे एक उपाय करके देख लेने दो। अगर उसने इस बात को मान जाती है तो वो बड़ी अच्छी तरीके से होगी। तो फिर उसके बाद जो पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे और इस तरह से विजयवती जैसे ही तैसे करके अपनी बहू कमला देवी को मनाने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है तो इसके बाद विजयवती अपनी बहू कमला को कहने लगती है कि कमला, आज मैं एक तांत्रिक के पास जा रही हूँ। उस तांत्रिक का नाम है विद्यासागर और उससे मिलकर आती हूँ। उससे पूछती हूँ कि हमारे घर के अंदर भूत प्रेत का साया है या फिर इसके विद्यासागर से मैं सब बात के बारे में पूछूंगी। लेकिन कमला देवी कहती है कि मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखती हूँ। लेकिन फिर भी विजयवती अपनी बहू कमला देवी पर दबाव बनाती हैं और इसके बाद कमला देवी को लेकर जैसे तैसे करके उस कुटिया में चली जाती हैं जिस कुटिया में तांत्रिक विद्यासागर रहता था। विद्यासागर को एक एक कहानी का पन्ना खोलकर बताया जाता है। विद्यासागर जैसे ही कमला की पूरी कहानी को सुनता है तो विद्यासागर कहने लगता है कि देख लो कमला, अगर तुम्हारा पति 1 साल पहले मर चुका है, वही तुम्हारे सपनों के अंदर आता है और रात के समय तुम्हारे पति की जो आत्मा है भूत बनकर तुम्हारे साथ गलत काम करती है। लेकिन कमला देवी इस तांत्रिक विद्यासागर की किसी भी बात का विश्वास नहीं करती है। फिर भी विजयवती अपनी बहू कमला को समझाती है और विद्यासागर को कहने लगती है कि महाराज कोई तो उपाय होगा। तभी विद्यासागर तांत्रिक विजयवती को कहने लगता है कि उपाय जरूर है। इसके बाद विद्यासागर तांत्रिक इस महिला विजयवती को कहने लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर मैं एक पूजा करने वाला हूँ और जैसे ही पूजा खत्म होगी तो उसके बाद जो इसका पति विनोद है इसके सपनों में आना बंद हो जाएगा और जैसे अपने सपनों में नहीं आएगा तो इसके साथ वो गलत काम भी होना बंद हो जाएगा। अब जैसे तैसे करके विजयवती इस विद्यासागर तांत्रिक की बात पर यकीन कर लेती है। विद्यासागर तांत्रिक कहने लगता है कि आज रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास मैं तुम्हारे घर पर आकर पूजा अर्चना करने वाला हूँ। तुम पूजा अर्चना करने का सारा सामान तैयार रखना। और इस तरह से विजयवती अपनी बहू कमला देवी को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। कमला देवी इसके बाद अपनी सास को कहने लगती है कि चलो पूजा अर्चना के लिए सामान लेकर आओ। और इसके बाद विजयवती एक दुकान पर जाती है, पूजा अर्चना का सामान खरीद कर अपने घर पर ला ले आती है।
रात के समय विद्यासागर तांत्रिक इसके घर पर आता है और विद्यासागर तांत्रिक इस घर के अंदर एक पूजा अर्चना करना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है, पूजा अर्चना खत्म हो जाती है। विद्यासागर कहने लगता है मुझे अच्छी दान दक्षिणा भी चाहिए, और इसके बाद विजयवती जैसे तैसे करके इस विद्यासागर तांत्रिक को जो है 500 रुपये दे देती है। तांत्रिक 500 रुपये लेने के बाद इस घर से निकलकर बाहर चला जाता है, और उसके बाद कमला देवी अपने पूरे परिवार के लिए आज भी खाना तैयार करती हैं, दूध गर्म करती हैं, और फिर इसके बाद पूरा परिवार खाना खाने के बाद दूध पीकर अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। जैसे ही 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है, पूरे परिवार को गहरी नींद आ जाती है, और रात के करीब 11:30 बजे के आसपास के वक्त भूत कमला देवी के कमरे में प्रवेश करता है। और जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो कमला देवी के साथ आज भी वही गलत काम करना शुरू कर देता है। ये भूत आज भी इस गलत काम को तब तक करता है जब तक इसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है, और जैसे इस भूत का ये काम खत्म हो जाता है तो ये भूत उसके घर से निकलकर बाहर चला जाता है। लेकिन आज भी कमला देवी को इस बारे में एहसास तक नहीं होता है। कमला देवी ऐसी स्थिति में लेटी हुई रहती हैं मानो वो बेहोश हो। उसे इस बात का तक भनक नहीं लगती है। जैसे वो सुबह होती है, सुबह के करीब 4 बजे के आसपास जब वो आँख खुलती है तो उनकी आंखें फिर जो है फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके शरीर पर एक कपड़ा नहीं होता है। हर रोज के समय साथ वही होता है। अब वह हद हो गई थी। अब वो कहती है कि मुझे पुलिस स्टेशन जरूर जरूर जाना पड़ेगा, और इस तरह से कमला देवी अब विजयवती को कहने लगती है कि चलो आज पुलिस स्टेशन में चलते हैं। लेकिन विजयवती कहती है आज एक बार इस तांत्रिक से फिर से बातचीत करती है, और इस तरह से जैसे ही सुबह के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त होता है तो विजयवती अपनी बहू कमला को लेकर उस तांत्रिक विद्यासागर के पास जाती है। विद्यासागर को कहने लगती है कि तुम्हारी पूजा अर्चना का कोई भी असर नहीं हुआ। विद्यासागर तांत्रिक उसी समय कहने लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर दूसरी बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन कमला देवी इस तांत्रिक विद्यासागर को कहने लगती हैं कि हमें अपने घर में कोई भी पूजा अर्चना नहीं करवानी है, हम अपने घर पर जा रहे हैं। इस तरह से कमला देवी अपनी सास विजयवती को लेकर अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद कमला देवी अपनी सास विजयवती को कहने लगती है कि चलो पुलिस स्टेशन में चलते हैं, और अब विजयवती पुलिस स्टेशन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फिर भी विजयवती अपनी बहू कमला को कहने लगती है कि इससे हमारी बदनामी हो सकती है, और इस तरीके से कमला देवी अपनी बदनामी के डर के इससे पीछे हटने लगती है, और इस तरीके से कमला देवी को जैसे तैसे करके मना लिया जाता है। ये दोनों ही आज पुलिस स्टेशन में नहीं जाती हैं, और इस तरीके से अब वो हर रोज रात के समय इस महिला कमला देवी के साथ यही गलत काम होता रहता है। हर तीसरे चौथे दिन 5वें दिन इस महिला के साथ यही काम होता रहता है, और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। और एक तारीख आ जाती है 20 जनवरी 2026 का दिन, जो है सुबह के करीब 7 बजे के आसपास कमला देवी अपने घर के कामकाज में व्यस्त होती है, और उसी समय कमला देवी को चक्कर आ जाता है। चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। विजयवती तुरंत उसके पास आती है और जैसे तैसे करके कमला को लेकर हॉस्पिटल में चली जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद महिला डॉक्टर जब कमला देवी का चेकअप करती है तो महिला डॉक्टर के सामने चौंकाने वाली बात आती है। महिला डॉक्टर देखती है कि यह महिला कमला देवी प्रेग्नेंट है, और अब इसके बाद महिला डॉक्टर कमला और विजयवती दोनों को कहने लगती है कि कमला 1 महीने में लगभग प्रेग्नेंट है, 1 महीने की। इसके बाद जैसे ये डॉक्टर की बात को सुनती हैं तो वो बड़ी हैरतगंज हो जाती हैं, चिंता में पड़ जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद कमला देवी इस महिला डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ लेती है। दवाइयाँ लेने के बाद अपनी सास विजयवती को घर लेकर आ जाती है, और फिर कमला देवी अपनी सास विजयवती को कहने लगती है कि चलो इसी समय पुलिस स्टेशन में चलते हैं। और फिर इसके बाद कमला देवी अपनी सास विजयवती के साथ जो है पुलिस स्टेशन में चली जाती हैं, जहाँ पर एक पुलिस दरोगा बैठे हुए होते हैं। उनका नाम जो है राज बहादुर सिंह होता है। इनके बाद कमला देवी पहुंचती है तो पुलिस दरोगा राज बहादुर सिंह के सामने अपनी पूरी कहानी रखना शुरू कर देती है। दरोगा जी जो जैसे इस महिला की कमला देवी की पूरी कहानी सुनते हैं तो कहने लगते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर और कौन सदस्य हैं। तभी यह महिला कमला देवी कहती है कि मेरे घर के अंदर एक मेरा देवर है जो कि 18-19 साल का है, जिसका नाम रिंकू है। तो दरोगा जी कहती है भूत प्रेत का काम नहीं है, बल्कि जरूर तुम्हारे घर के अंदर कोई ऐसा सदस्य रहता है जो तुम्हारे साथ गलत काम को करता है। लेकिन विजयवती जो है कहने लगती है कि मेरा बेटा रिंकू शरारत जरूर है, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर सकता। और इस तरीके से जो है दरोगा जी काफी चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन अब जो है दरोगा जी इन दोनों को कहने लगते हैं कि देखो 3-4 रात तक तुम्हारे घर के ठीक सामने हम पहरा देने वाले हैं, ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। विजयवती और कमला देवी ये दोनों ही अपने घर पर आ जाती हैं। अब दरोगा जी सादा वर्दी में
अपने 4 पुलिस कांस्टेबल इनके घर के ठीक सामने तैनात कर देते हैं और जैसे रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो पूरा परिवार खाना खाने के बाद, दूध पीने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। आज भी देखते ही देखते तीनों सदस्यों को गहरी नींद आ जाती है और जैसे ही रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर 2 लड़के इस घर के अंदर दीवार फांद कर प्रवेश करते हैं, क्योंकि दीवार इतनी बड़ी नहीं होती है। दूसरी बात ये भी होती है कि ये घर के कमरे के अंदर दरवाजे तक नहीं होते हैं। जैसे ये दोनों लड़के कमला के घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो पुलिस कांस्टेबल इन पर लगातार नजर रख रहे होते हैं। इसके बाद ये जो पुलिस वाले कर्मचारी होते हैं, ये चारों दीवार फाँक कर जो घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर उसी समय उन दोनों लड़कों को दबोच लिया जाता है और ये दोनों लड़के कोई और नहीं होते बल्कि दूध बेचने वाले सुरेश और पवन होते हैं। इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। इनकी जमकर पिटाई की जाती है और इसके बाद पवन और सुरेश अपनी कहानी की पोल पट्टी खोलना शुरू कर देते हैं। सुरेश और पवन दोनों पुलिस को बताते हैं कि हम दोनों इनके यहाँ दूध के अंदर नींद की दवाइयाँ मिलाते थे। जैसे ही रात के समय तीनों दूध पीकर गहरी नींद में सो जाते थे तो फिर हम इनके बाद इनके घर के अंदर प्रवेश कर जाते थे और फिर इसी समय उन दोनों लड़कों को दबोच लिया जाता है और दोनों लड़के कोई और नहीं होते बल्कि दूध बेचने वाले ही होते हैं। दोस्तों, इस तरीके से जो अपना पूरा चिट्ठा जो है खोल देते हैं पुलिस स्टेशन में। अब ये जब गांव वाले सुनते हैं तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कैसे एक इंसान पर भरोसा कर लिया जाए कि आखिर एक दूध बेचने वाला भी इतनी नीच और घटिया हरकत कर सकता है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों, इन लड़कों के साथ जो है कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई करने के बाद दोस्तों, ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब इनको क्या सजा सुनाने वाले हैं, क्या नहीं सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, आज की ये घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावना को हाथ पहुंचाने का नहीं है, ना आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत करने का है कि दोस्तों, आप भी अगर कहीं से कोई चीज लेकर आ रहे हो तो आप भी पूरी उस तरीके की पैरवी कीजिए और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट घटनाक्रम के साथ। इस घटनाक्रम में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।